नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। मैं लेकर आ गया हूँ शीत युद्ध का पार्ट 2। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वीडियो पहले से किया हुआ है, आई बटन में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब हम शुरू करने वाले हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती गुट निरपेक्षता से। दो ध्रुवीय विश्व की शुरुआत जैसा कि आप जान चुके हैं कि 1945 में शीत युद्ध के साथ ही हो गई थी। दुनिया के नए राष्ट्र जो स्वतंत्र हो रहे थे, जिसमें भारत भी शामिल था, इन सभी राष्ट्रों के सामने जो सबसे पहली चुनौती थी वो यही थी कि उन्हें या तो सोवियत खेमे में शामिल होना है या फिर अमेरिकी खेमे में, क्योंकि उनके पास तीसरा ऑप्शन नहीं था। और यह समस्या सभी देशों के सामने थी जो भी नए स्वतंत्र हो रहे थे। और इन गुटों में शामिल होने के बाद में जो परिणाम सामने आते थे वो भी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और इन्हीं सबसे मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐसा संगठन बनाया गया जिसका नाम पड़ा गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी शुरुआत की 5 राष्ट्रों के नेताओं ने आपस में मिलकर। जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के शासक थे। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री। गमाल अब्दुल नासिर, मिस्र के शासक। सुकुर्णो, इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति। और वामे एंड क्रूमा, घाना के पहले प्रधानमंत्री। इन पांचों राष्ट्रों के नेताओं ने आपस में मिलकर 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसकी स्थापना के साथ इन पांचों राष्ट्रों ने आपस में कुछ समझौते भी कि सभी राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले सभी राष्ट्र अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करेंगे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे और उनसे एक दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे शीत युद्ध का प्रभाव बढ़ने लगा, राष्ट्रों की गुटबाजी बढ़ने लगी, नव स्वतंत्र होने वाले राष्ट्र किसी न किसी गुट में शामिल होने लगे और इसके साथ साथ दुनिया के सामने कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे। दोनों राष्ट्र अपने संयम को बरत रहे थे, युद्ध का खतरा नहीं उठा रहे थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इस बात का डर दोनों तरफ से बना हुआ था कि ना जाने कब किस स्थिति में युद्ध हो जाए। दोनों ही राष्ट्र अपने हथियारों के बेड़ों को बढ़ाए जा रहे थे, जंगी सामान बढ़ते जा रहा था। मान लीजिए गलती से कहीं पर कोई मिसाइल दाग दी जाती है तो दूसरे राष्ट्र के नेताओं को यह कैसे पता लगेगा कि यह कोई षड्यंत्र था या फिर महज एक गलती थी। भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को कम करने के लिए, युद्ध की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए 1960 के दशक में दोनों ही महाशक्तियों की तरफ से कुछ संधियां की गई, जिसमें सर्वप्रथम की गई LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, जो की गई मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को और हस्ताक्षर के पश्चात 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। इसका उद्देश्य था वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के अंदर परमाणु हथियार के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना। दूसरी संधि की गई NPT, परमाणु अप्रसार संधि। ये की गई 1 जुलाई 1968 को वॉशिंगटन, लंदन में और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इसका उद्देश्य यह था कि परमाणु शक्ति संपन्न देश जो एटमी हथियार जो रखते हैं, उनके अलावा बाकी अन्य देशों को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकती है। इसके अलावा सॉल्ट प्रथम, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता और सॉल्ट सेकंड भी इसी दौरान किए गए। आइए अब बात करते हैं हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे रिलेटेड प्रश्न परीक्षाओं में काफी ज्यादा आने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। जब हम बात करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों की, तो ये सिर्फ मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे, बल्कि इसके अधिकांश देशों को अल्प विकसित राष्ट्रों का दर्जा भी प्राप्त था। इनके सामने मुख्य चुनौती थी कि देश के अंदर जनता को गरीबी से बाहर निकाला जाए और देश का आर्थिक विकास भी किया जाए। इसी से संबंधित 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक सम्मेलन किया गया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर टुवर्ड अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अंदर इन 4 प्रकार के बदलावों की मांग की गई। जिसमें सबसे पहला यह था कि अल्प विकसित देशों को उनके संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण दिया जाए, जिस पर पहले पश्चिम राष्ट्रों का नियंत्रण था। दूसरा कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी बाजारों तक की जाए, जहां पर वो अपनी वस्तुओं को बेचकर अपना आर्थिक विकास तेजी से कर सके। तीसरा, पश्चिमी देशों से आने वाली प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तकनीक की लागत कम की जाए। और चौथा कि विश्व के अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में इन अल्प विकसित देशों की भूमिका को बढ़ाया। हमारे अगले और चैप्टर के आखिरी पॉइंट के बारे में, भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने दोनों ही
क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू जी ने दुनिया को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता पलायन की नीति नहीं है, यह मध्यस्थता की नीति है। जहां पे भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कर दुनिया के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को एक तीसरा विकल्प दिया इन दोनों गुटों से बाहर रहने का, साथ साथ वहीं पर गुट निरपेक्ष आंदोलन के जरिए लगातार शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए भी गुट निरपेक्ष देशों ने अपनी भूमिका निभाई, जिसमें भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। पहली बात यह कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कारण ही भारत स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले सका, साथ साथ अपने संसाधनों पर अपना पूर्ण नियंत्रण रख सका और खुल करके अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी बात रख सका। दूसरी बात, भारत हमेशा एक ऐसी स्थिति में रहा कि यदि एक महाशक्ति के साथ उसके संबंध खराब भी हो जाएं तो वह दूसरी महाशक्ति में शामिल हो सकता है और इसका फायदा भारत को हमेशा मिलता रहा। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की कुछ आलोचनाएं भी की गई। कुछ आलोचकों ने भारत की गुट निरपेक्षता की नीति को निष्क्रिय की नीति भी कहा। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए अहम और महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचता रहा। कुछ आलोचकों ने यह तर्क भी दिया कि भारत की नीति स्थायी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति की बात कह करके खुद 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्र संधि कर लेता है और उन्होंने कहा कि इसी के बाद भारत जो है सोवियत खेमे में शामिल हो जाता है, जबकि भारत की यह मित्र संधि किसी भी प्रकार से सोवियत खेमे में शामिल होने के लिए नहीं की गई थी। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में बनी थी, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति 1990 के अंत में हो गई। लेकिन इसके बावजूद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई, भले ही थोड़ी कम हुई है। बाद में गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रमुख मुद्दे थे वे आर्थिक मुद्दे बन गए, पर वर्तमान में भी गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता मौजूद है और भारत अभी भी वार्षिक सम्मेलनों में इसका हिस्सा बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ समाप्त होता है 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। उम्मीद है आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, जाने से पहले लाइक और कमेंट जरूर करके जाइएगा। नमस्कार।